अपने मौत के बारे में पढ़ा है साइंटिफिकली स्पीकिंग? हाँ, क्या होता है मौत के समय? क्योंकि आई थिंक हाल ही में एक स्टडी निकली थी जहां कुछ लोगों ने खुद के मतलब ऑप्ट किया था इस एक्सपेरिमेंट के लिए, जहां उनकी मौत डॉक्यूमेंट होती है एक स्कैनर के थ्रू, Yeah. और ब्रेन एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी मौत के तुरंत पहले। लाइफ फ्लैशेस बिफोर योर आईज, कहते हैं कि डीएमटी बहुत ज्यादा रिलीज होता है आपके ब्रेन में पीनियल ग्लैंड के थ्रू। क्या है साइंस ऑफ डेथ, क्या है? साइंस ऑफ डेथ के बारे में एविडेंस बहुत स्केची है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग एविडेंस आता है फ्रॉम द पीपल जिन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस किए हैं। फॉर एग्जांपल, किसी का हार्ट फेल हो गया और 20 मिनट तक वो उनका हार्ट एक्टिविटी नहीं था, और फिर उनको इमरजेंसी रूम लेकर गए, उसका हार्ट को रीबूट किया थ्रू द इलेक्ट्रिक शॉक्स, डीफाइब्रिलेशन का जो प्रोसेस है उसे, एंड ही वाज ब्रॉट बैक। ऐसे जो लोग हैं जो एक्सटेंडेड टाइम तक जीवित नहीं होते हैं बट लेकिन वापस आते हैं, मेनी ऑफ दिस पीपल दे वो ऐसा कहते हैं कि वो कहीं और चले गए थे और फिर उसको उनको वापस बुलाया गया टू द बॉडी। तो ये जो नियर डेथ एक्सपीरियंस है बहुत सिमिलर होता है हमेशा, कि देर इज सम काइंड ऑफ अ टनल, डार्क टनल, बट देर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, एंड देर इज पीस, देर इज जॉय, देर आर फेमिलियर फिगर्स देर, तो एंड यू वांट टू गो देर, बट इन सम केसेस यू आर पुल्ड बैक फ्रॉम देयर। और ये स्टोरी बार बार रिपीटेड होती है अमंग मोस्ट पीपल हु रिमेंबर दिस नियर डेथ एक्सपीरियंसेस। तो ये एक ट्रेडिशनली रिकॉर्डेड चीज है जो बार बार हर कल्चर में आपको यही स्टोरी मिलती है, नियर डेथ एक्सपीरियंस। अब कुछ रिसेंटली कुछ लोगों ने ऐसा किया कि कोई किसी की मृत्यु हो गई और उनका ब्रेन ऑलरेडी वायर्ड अप था थ्रू इलेक्ट्रोड्स, सो दे वर एबल टू रिकॉर्ड द ब्रेन एक्टिविटी, और अचानक से व्हेन द पर्सन इज ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग या फिर डेथ हो रही है, तब बहुत ही हाइटेंड ब्रेन एक्टिविटी का रिकॉर्ड हुआ। सो टिपिकली लोग बोलते हैं कि व्हेन यू आर डाइंग यू सडनली हैव दिस फ्लैशबैक ऑफ फास्ट रिप्ले ऑफ ऑल योर मेजर लाइफ इवेंट्स। तो उस जो ब्रेन स्कैन हुआ था उसमें इट काइंड ऑफ कोरोबोरेटेड दिस काइंड ऑफ वर्जन ऑफ इवेंट्स कि ये ब्रेन एक्टिविटी इज वेरी हाई, मतलब मे बी यू आर गोइंग थ्रू द एंटायर लाइफ इवेंट्स बिफोर यू पास अवे। तो या इट्स काइंड ऑफ बीन कोरोबोरेटेड रिसेंटली। मेजर जेकब ने भी इस शो पर कहा था, उनके साथ एक इंग्लिश पॉडकास्ट किया जहां उन्होंने वो नियर डेथ एक्सपीरियंस किया था। अच्छा। उन्होंने कहा कि टाइम डायलेशन हुआ उनके साथ। अच्छा। उन्हें लगा कि अभी खत्म हो गई उनकी मृत्यु, क्योंकि एक टेररिस्ट की गन पॉइंटेड थी उन पर, और उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बताया उस इंसिडेंट के बारे में क्योंकि एक क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन फॉर इंडियन आर्मी, बट कहा था कि उन्हें सच में लगा कि अब मर गए, इट्स डन। और उस मोमेंट में बहुत कुछ हुआ उनके साथ, उस मोमेंट के बारे में बताया पॉडकास्ट पर। बस टाइम डायलेशन के बारे में बताया, आई नो, यानी कि टाइम का एक्सपीरियंस बदल गया उनके लिए, जो हमने आई थिंक पिछले पॉडकास्ट में बात की थी टाइम डायलेशन के बारे में, पता नहीं कहाँ बट की थी हमने बहुत किए पॉडकास्ट। तो ये अलग है, ये नियर डेथ एक्सपीरियंस नहीं है, ये अबाउट टू डाई एक्सपीरियंस है। नियर डेथ एक्सपीरियंस मतलब यू आर फिजिकली ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग ऑलरेडी, आपको गोली लग चुकी है, आपका खून जा रहा है और आप ऑलमोस्ट मर चुके हो, दैट इज अ नियर डेथ एक्सपीरियंस। ये जो मेजर जैकब ने जो बता रहे हो, दैट इज एन अबाउट टू डाई एक्सपीरियंस, कि अभी भी एनी टाइम बुलेट आ सकता है। सो उसमें क्या होता है, व्हेन समथिंग हैपेंस, अचानक से टाइम स्लो हो जाता है। आई हैव एक्सपीरियंस दिस। एक बार मैं बहुत वर्षों पहले जब मैं स्टूडेंट था, मैं दो मित्रों के साथ एक रिक्शा में था। आई वॉज गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, गोइंग बैक टू द यूनिवर्सिटी, और एक ट्रक से हमारा कोलिजन हुआ। सो आई कुड सी द ट्रक कमिंग एंड देयर वाज नथिंग दैट कैन स्टॉप इट, कोई इसको रोक नहीं सकता, और ये पूरा स्लो मोशन में हो रहा था। और फिर इट हिट द ऑटो, नोबडी वाज हर्ट थैंकफुली, बट द एंटायर इवेंट हैपेंड ओवर अ वेरी एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा लगा पूरा स्लो मोशन में हो रहा है। सो व्हेन समथिंग लाइक दिस हैपेंस, आई डोंट नो, कुछ तो हमारे मेंटल फ्रेमवर्क में कुछ चेंज होता है कि भाई ये आखिरी अंतिम क्षण है जीवन के, इनको एक्सटेंड करो। एड्रेनलिन बहुत ज्यादा रिलीज होता है, फाइट और फ्लाइट। आई थिंक उसके बाद अगर आप बच गए तो अचानक से धक 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 होता है हार्ट में। आई थिंक ये मैंने एक नैट जियो शो पर देखा था, वर्स्ट केस सिनेरियो नैट जियो शो की। मान लो आपके पीछे कुछ ब्लास्ट हुआ, आपको ऑब्वियस इंस्टिंक्ट है कि आप उस तरफ भागोगे, ब्लास्ट से दूर भागोगे, पर आपकी भागने की स्पीड एक ओलंपिक रनर जितनी बन जाती है उस फेज में एड्रेनलिन के रश की वजह से। मतलब अगर इफ योर लाइफ इज ऑन द लाइन, आप सुपर ह्यूमन बन जाते हो, क्योंकि बॉडी खुद को पुश करती है। तो शायद सुपर ह्यूमन बनने का एक और एस्पेक्ट ये है कि टाइम डायलेशन। जैसे अगर आपने मक्खी को मारने की कोशिश करी, मक्खी आपके हाथ को तुरंत देख लेते और उड़ जाती है एग्जैक्टली क्या हो रहा है। शायद एक मक्खी के पर्सपेक्टिव से टाइम स्लो है। अगर आप देखेंगे
बिल्ली और सर्प, स्नेक, उनका रिएक्शन टाइम अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल, एक बिल्ली के सामने सांप आता है तो बिल्ली उसको खड़े होकर देखेगी, और सांप उसको डसने जाएगा तब उसको वैक करके मार देगी. तो दैट इज ऑल्सो मे बी द कैट ऑल्सो फील्स दिस सॉर्ट ऑफ थिंग कि मैं मरने वाली हूँ या मरने वाला हूँ, मारो. मे बी इट हैपेंस इन स्लो मोशन फॉर हिम. हर स्पीशीज के लिए टाइम अलग है. जैसे कि एक कुत्ते के लिए 1 साल मतलब एक 7 साल का पीरियड. डॉग ईयर्स, ये डॉग ईयर्स, यस. ओके, कमिंग बैक टू दिस. पता है जब मान लो किसी ने आपकी गर्दन काटी तो आपके सर में कहा जाता है कि 30 सेकंड तक आपका कॉन्शियसनेस रहता है. आपको पता रहता है कि शिट, किसी ने मेरी गर्दन काट दी, मेरा सर अब वहां गिर चुका है. फिर 30 सेकंड बाद आपकी मौत होती है. क्या हो रहा होगा उस सर में? आई एम श्योर. देखिए, इट डिपेंड्स. अगर एक बहुत ही शार्प ब्लेड से बहुत रैपिड ब्लो से डिकैपिटेट किया तो डेफिनेटली कॉन्शियसनेस रहेगा. टिपिकली क्या होता है कि किसी की गर्दन कट जाती है फॉर वॉट एवर रीजन, और ये ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से होता है या फिर बहुत वायलेंटली होता है, तो बिकॉज ऑफ द ट्रॉमा ऑन द स्पाइनल कॉर्ड आपका जो कॉन्शियसनेस है वो चला जाएगा, एंड देन यू विल नॉट रियलाइज व्हाट हैपेंड. लेकिन अगर बहुत ही शार्प ब्लेड से बहुत रैपिड स्ट्रोक से अगर डिकैपिटेशन होता है तो ब्रेन को मालूम नहीं पड़ेगा, एंड देन द ब्रेन विल रिमेन कॉन्शियस एज लॉन्ग एज देयर इज ब्लड प्रेशर एंड देयर इज सफिशिएंट ऑक्सीजन. उसके बाद यू विल गो इनटू अ डिफरेंट स्टेट, आई एम श्योर, और फिर इवेंचुअली डेथ होगा, बिकॉज देयर इज नो कमिंग बैक फ्रॉम अ डिकैपिटेशन. बट डेफिनेटली आई थिंक कुछ लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट्स भी किए, हॉरिबल एक्सपेरिमेंट्स, फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय, और उसके बाद जब ये गियोटीन नाम का उनका वो इंस्ट्रूमेंट था जिससे वो सर काटते थे, वो बहुत शार्प ब्लेड था, बहुत रैपिड ब्लो था. सो यू कुड डिटैच द हेड एंड पुट इट ऑन अ ब्लॉक और समथिंग, एंड आई थिंक आइज चलती रहती थी कुछ समय तक के लिए, और उसको उसका नाम से बुलाएंगे तो आपकी तरफ देखेगा भी. आई थिंक ऐसा उन्होंने कुछ अजीब से डॉक्टर्स ने काम किया है, एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, मुझे याद नहीं है डॉक्टर का नाम. लेकिन ये सो क्लियरली कॉन्शियसनेस थोड़े समय के लिए परसिस्ट करती है एज लॉन्ग एज देयर इज सम ब्लड प्रेशर इन द ब्रेन एंड ऑक्सीजन इज स्टिल अवेलेबल. उसके बाद कॉन्शियसनेस चली जाएगी, फिर वो नियर डेथ एक्सपीरियंस होगा, एंड मे बी यू विल गो इनटू द टनल टू द लाइट. जब मैं 20 साल का था, मैं जिमिंग बहुत ज्यादा करता था, नॉनवेज बहुत ज्यादा खाता था. फिर मुझे मेरी कॉन्शियंस से आवाजें आने लगी कि इतना ज्यादा नॉनवेज, क्योंकि मैं लिटरली हर दिन 4 बार हर तरह की मीट खाता था. दिन के 30 अंडे 40 अंडे, वो मेरे बेसिक्स होते थे, और उसके ऊपर चिकन खाता था, मटन खाता, सब कुछ, फिश, एवरीथिंग. तो हर दिन अंदर से आवाज आ रही थी कि अभी कम करो. तो मैं एक चिकन की शॉप के यहाँ गया जहाँ चिकन को मारते, और पता जब चिकन का सर काटता है तो यूजुअली एक कवर रख देते ताकि पब्लिक को नहीं देखे. मैंने कहा कि कवर हटाओ, मुझे देखना है. और मैं बस आधे घंटे के लिए खड़ा रहा हुआ कि यार मैं अभी ये खाने वाला हूँ, मैं डेथ को खाने वाला हूँ. तो मैं सोचा कि 13,000 साल पहले जब हम हंटर गैदरर्स थे और कॉन्फ्लिक्ट्स की शुरुआत हुई, तब एक इंसान को मारने से पहले वो मर्डरर क्या सोचता होगा? क्या लग रहा है आपको? अब ये तो सोचना मुश्किल है, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं जब ये होता है कि या तो मैं नहीं या तो तू नहीं, इट्स आइदर मी और यू. अब उसमें यू हैव टू वैल्यू योर लाइफ फर्स्ट. तो उसमें आई थिंक सोचना नहीं पड़ता है. आई सपोज जो whoever succeeds will not think I suppose I have to survive. या तो मैं मर जाऊंगा या तो फिर वो मरेगा. सो बेटर यू देन मी. आई थिंक दैट इज वन थिंग. अगर आप एक वॉरियर हो, आप एक आर्मी के एक हिस्से हो और आपको वॉर करना है, तो यू हैव टू कन्विंस योरसेल्फ दैट यू आर डूइंग द राइट थिंग, यू आर फाइटिंग फॉर अ जस्ट कॉज. या फिर इफ यू आर डूइंग अ बैड थिंग, टेल योरसेल्फ योर गॉड इज टेलिंग यू टू डू इट. ये सब बुरे लोग हैं, दे डिजर्व टू डाई. तो I think you have to find some justification. Okay. If you are a killer, if you are a soldier. Armies बने क्यों? Armies बने क्यों? Yes. Armies इसके लिए बने ताकि आप और resources को अपने कंट्रोल में ला सके. Resources means territory, और उस टेरिटरी में जो कुछ भी उत्पन्न होता है, पेट्रोकेमिकल्स, ऑयल, गैस, एग्रीकल्चरल लैंड, पीपल, एनिमल्स, ये सब रिसोर्सेज है जिनको आप यूज कर सकते हो फॉर एनर्जी, लाइक आई सेड, फॉर वॉरफेयर एंड एटसेट्रा. पर एक राजा रिसोर्सेज चाहेगा क्यों? ऑलरेडी एक राजा है. ह्यूमन ग्रीड, बेसिकली ह्यूमन ग्रीड, ह्यूमन फियर भी है. मेरे पास इतने रिसोर्स है, मेरे बाजू वाले के पास और रिसोर्सेज है, वो अपने रिसोर्सेज को यूज करके मेरे रिसोर्सेज पे कब्जा कर लेगा. सो लेट मी गो एंड इन्वेड हिम इंस्टेड ऑफ हिम इन्वेडिंग मी. और अगर मैं बहुत ताकतवर हूँ, मेरे पास ऑलरेडी बहुत रिसोर्सेज है और आजू बाजू और रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो क्यों नहीं मैं ले लूँ?
ये ग्रीड है. सो ऑन वन साइड देयर इज फियर, ऑन वन साइड देयर इज ग्रीड, और भी बहुत सारे और इमोशंस होंगे. ओके. Yeah. 13,000 साल पहले क्या हो रहा था? सेम लॉजिक कि यार बाजू वाला मतलब वो वाला गांव शायद मेरे से ज्यादा अमीर है और एक दिन हमसे चीजें छीनेगा. बेसिकली लॉजिक यही है. बेसिकली ह्यूमन एक्सपांशन का लॉजिक यही है. ओके. मोर रिसोर्सेज, मोर टेरिटरी. उसके बाद क्या होता है दैट डिपेंड्स ऑन कल्चर. अब मैंने इसको पराजय कर दिया, इसको हरा दिया, इसके रिसोर्सेज मेरे कब्जे में हो गए. अब मैं वहां के जो लोग हैं उनके साथ क्या करूंगा? दैट डिपेंड्स ऑन योर कल्चर. ओके. या और डिपेंडिंग ऑन द टाइम, डिपेंडिंग ऑन द फेज ऑफ हिस्ट्री, डिपेंडिंग ऑन द ज्योग्राफी, ये डिसीजंस अलग होते हैं. यस. ओके.